महामारी से इस वक्त जूझने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। अपने मुंह पे फेस मास्क हमेशा लगा के रखिए जब आप घर से बाहर जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अपने हाथ लगातार साबुन से धोते रहिए और अगर साबुन और पानी ना मिले तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। सुरक्षित रहिए, सजग रहिए। तो अभी आप सब लोगों ने सुना, आवाज से आप बिल्कुल पहचान ही गए होंगे। और अब हम थोड़ा सा बताना भी चाहेंगे कि जसलीन भल्ला ये वो आवाज है जिसे कोरोना काल में सबसे ज्यादा सुना गया है। जी हाँ, दरअसल आज की तारीख में ये आवाज लगभग हर एक मोबाइल फोन में गूंज रही है और मोबाइल फोन के माध्यम से वो हर एक कान में भी जा रही है। तो कौन है जसलीन भल्ला जी, कैसे इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, और ये जिस टॉपिक पर आज नेशनल यूथ डे के अवसर पर बोलने जा रही हैं वो टॉपिक है इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ करियर इन मीडिया सेक्टर। यानी अब आपको लकीर के फकीर नहीं बने रहना है कि बस आपको ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट ही बनना है, उसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में वो अपनी राय रखेंगी। लेकिन उससे पहले 1 मिनट के समय में मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। तो जसलीन भल्ला जी ने अपने करियर की शुरुआत एक खेल पत्रकार के तौर पर की थी और इसके बाद वो एक जानी मानी वीओ आर्टिस्ट भी बन गई। उन्होंने हॉर्लिक्स, स्लाइस मैंगो ड्रिंक और डोकोमो के विज्ञापनों में भी अपनी आवाज दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी आवाज को इस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड किया गया था। तब उन्हें भी ये पता नहीं था कि एक दिन उनकी आवाज देश के हर एक मोबाइल का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के कॉलर ट्यून में सुनाई देगी। तो बहुत बहुत स्वागत है जसलीन जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, तो पूरे आईजोम्स फैमिली की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप आवाज की दुनिया के जादूगर हैं और आप अपने जादू कुछ हमारे छात्रों पर भी चलाइए, कुछ इनसे इनके जो सवाल हैं, जो इनकी जिज्ञासाएं हैं उनका भी आप समाधान करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अब मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात रखें और हमारे इन छात्रों को जरूर बताएं कि इमर्जिंग ट्रेंड्स मीडिया सेक्टर में करियर को लेकर क्या क्या हैं, और साथ ही आप अपनी यात्रा के बारे में, आप अपने करियर के बारे में भी जो उससे आप साझा कर सकती हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड द स्टेज इज योर्स। गो अहेड मैम। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैं सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही मैं विश करना चाहूंगी ऑन नेशनल यूथ डे। एवरी डे इज अ यूथ डे बट टुडे इज लाइक आज वो खास दिन है चमकने का। एंड तो मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा लेक्चर तो क्या दूंगी क्योंकि यूथ को पता होता है कि वो कितनी कूल है बिकॉज हमारे देश की सबसे कूलेस्ट जो बात यही है कि वी आर सच अ यंग पॉपुलेशन और ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है। इनफैक्ट एक बहुत ही रीसेंट रिसर्च में मैंने ये भी सुना कि the morbidity rate for us during this COVID time वो लो है क्योंकि we are such a young population, हमें वो शक्ति है उससे लड़ने की। Having said that, something that I would want to share with the youth is हम सब आप लोगों के पास में एक सुपर पावर है जो हम लोगों के पास आई एम 40 so मैं अभी भी अपने आप को यूथ में मानूंगी बट आई एम समवेयर इन द मिडिल। वो जर्नी एक आधी तय कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों के पास में वो सुपर पावर है जो हमारी एज पे हम बहुत बार ये सोचते हैं कि आई विश आई कुड डू समथिंग ऑल ओवर अगेन, कि मुझे एक रीसेट बटन मिल जाए। आप लोगों के पास वो ऑलरेडी है, सो यूज दैट रियली वाइजली। आपके पास में वो मैजिक पोशन है कि आप कुछ बहुत अमेजिंग अभी कर सकते हैं, आगे जाके 10 साल बाद 20 साल बाद ये ना सोचें कि काश मैंने वो कर लिया होता। इसी तरह से कभी कभी मुझे ऐसा फील होता था कि काश मैंने अपना ये वाला करियर और पहले शुरू कर लिया होता। लेकिन मेरी जर्नी बहुत अमेजिंग रही है। जैसा कि अभी आपको पता चला कि मैं एक जर्नलिस्ट रही हूँ, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रही हूँ। मैंने काफी चैनल्स के साथ में काम किया, लेकिन कुछ ऐसा था मेरे अंदर कि कहीं पे ऐसा लगता था कि हाउ वुड आई पुट इट,
आप सबके लिए काम करते हैं, आपको अपना काम बहुत पसंद है, लेकिन कुछ उसमें बहुत अलग करने का मुझे मौका नहीं मिल रहा था। और एंड एक पॉइंट के बाद में ऐसा लगा कि ठीक है, मैंने बहुत रिपोर्टिंग की, मैंने बहुत पैकेजेस भी काटे, मैंने बहुत सारे शोज भी बनाए, ट्रैवल भी किया उनके लिए, एंकर भी किया, बट एक एक अंदर एक फीलिंग थी कि कुछ और भी किया जा सकता है जो और क्रिएटिव हो, जिसमें और मजा आए। तो मैं चैनल्स के अंदर काफी वॉइस ओवर करती थी। तो मुझे किसी ने एक बार बोला कि तुमने कभी रेडियो के बारे में सोचा है? तो मुझे ऐसा लगता था कि पर मैं टेलीविजन से रेडियो पे क्यों जाऊंगी, ये तो मतलब एक बैक स्टेप होगा कि आप वीडियो से ऑडियो की दुनिया में जाएं। बट वही मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि जब मैंने ट्राई किया ऑडियो की दुनिया में, बहुत मजा आया। मतलब अम, उसमें जो आपके अंदर वो जो एक्टिंग का कीड़ा होता है और आपको एक रोल प्ले करने का होता है, तो वो सब चीजें करने का मौका मिला। अम, और बिल्कुल भी मतलब कब इतने डिफरेंट किरदार निभाने को मिलते हैं कि आप कभी बोर भी नहीं होते हैं। एंड उसी से मुझे ये भी पता चला कि बहुत सारे लोग फिर आपसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, और आप बोलते हो कि आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट। आप मानेंगे नहीं, अगर मैं 100% में से बोलूं तो 80% लोगों को नहीं मालूम है कि ये करियर है, या ऐसा कोई काम किया जा सकता है जिसके जरिए आप अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। तो वो लोग सब पूछते हैं कि वॉइस ओवर का क्या मतलब होता है? तो हमने कहा जैसे आप एड देखते हैं और आप, तो वो कहते हैं वो एक्टर्स की खुद की आवाज नहीं होती है। तो यू हैव टू एक्सप्लेन टू पीपल कि फिर वो सब डेमो मांगते हैं कि आप बोल के दिखाइए, हम कैसे मान लें आपकी आवाज है। तो इस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक जर्नी जो है वो हुई। मुझे रिसेंटली ये कोविड का आईवीआर, जो चंद आईवीआर थे, वो करने का मौका मिला। और हमारे करियर में ऐसा कम होता है कि आप रूबरू हो पाए अपने ऑडियंस से, लिसनर्स से। So it was a very unique opportunity, and I got my bit of fame from that. और बहुत मजा आया, बहुत अमेजिंग लगा कि कितने लोग अब आपसे ये पूछते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए, क्योंकि कितने लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं था एज अ करियर। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के इतने सारे क्वेरीज हैं, इतने सारे सवाल हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, क्या खूबियां होनी चाहिए, हम इसे प्रोफेशनली कैसे टेकअप कर सकते हैं, हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं। एंड द सरप्राइजिंग पार्ट इज कि अभी भी ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर प्रोफेशन का आई वुडंट से इतना opportunity है for people to learn. So that is definitely something which can be taken up more seriously. And having said that, I would love अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं और मैं उनका जवाब दे सकूं, नहीं तो ये वन साइडेड मोनोलॉग होगा उस जिसमें कोई ऐसा मजा नहीं आएगा। So yeah, we बिल्कुल can do बिल्कुल, that. बहुत। तो अब हमें इंटरेक्टिव सेशन रखना है, जी और हमारे स्टूडेंट्स जो भी इंटरेस्टेड हैं वो अपना सवाल कर सकते हैं, या चैट बॉक्स जी में भी अपना सवाल टाइप कर सकते हैं। चारवी मलिक का पहला सवाल है, हाउ डिड यू स्टार्टेड योर वॉइस ओवर जर्नी? जी। सो ऐसा था कि मैंने बताया आपको कि मैं चैनल्स में थी, तो वहाँ जैसे आप लोगों को भी पता है, आप अपनी पढ़ाई अभी इसमें शुरू करेंगे, ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो जो हम पैकेजेस बनाते हैं, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, फिर उनके शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें एक वॉइस ओवर होता है और डॉक्यूमेंट्रीज के पीछे भी एक आवाज होती है। अम, तो वहां से हम लोग इन हाउस काफी वो वॉइस ओवर्स करते हैं। वो करते करते आई रियलाइज्ड कि इसमें बहुत मजा आता है, और फिर मैंने उसे प्रोफेशनली करना शुरू किया। तो विच वॉज डिफरेंट, चैनल्स के मुकाबले वो बहुत डिफरेंट था। तो बहुत सारे, मतलब अनगिनत स्टूडियोज हैं ऑल ओवर इंडिया, और वैरायटी इतनी बड़ी है वॉइस ओवर्स की। आप आईवीआर्स हैं, डबिंग्स है, मिमिक्री है, आपका डॉक्यूमेंट्री के नैरेटिव्स हैं, रेडियो जिंगल्स हैं, रेडियो स्पॉट्स हैं, टेलीविजन कमर्शियल्स हैं, ई लर्निंग है बच्चों के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए। सो इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड।
सो धीरे 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 करके मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, स्टूडियोज को अप्रोच करना शुरू किया। सबसे पहले सब लोग आपका एक सैंपल या डेमो कहते हैं जैसे वो मांगते हैं, तो वो थोड़े से प्रिपेयर किए सैंपल्स और स्टूडियो से शेयर करने शुरू किए। फिर जिन जिन लोगों को आपकी आवाज पसंद आती है तो आप जाते हैं, ऑडिशन भी देते हैं, रिकॉर्डिंग भी करते हैं, एंड यू वहां से गाड़ी शुरू हो जाती है। ओके, श्रुति झा, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून मैम। हाय मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब जेन्युइन क्वेश्चन है कि जब भी हम किसी चीज को रखते हैं, यानी अगर मैं पर्सनल बात कहूँ तो मैं कुछ चीजों को अगर रखती हूँ सामने प्रेजेंट करती हूँ तो बहुत स्पीड वॉइस हो जाती है मेरी। मैं हमेशा कमांड करती हूँ कि मैं स्लोली स्लोली बोलूँ, बट बहुत स्पीड हो जाती है। इसके लिए क्या करनी चाहिए मुझे? मतलब ये एक बहुत जेन्युइन इट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उसमें क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो एक इंफॉर्मेशन है ना जो हम शेयर करना चाहते हैं उसकी स्पीड हमारी जबान से मैच नहीं होती। सो देयर इज एन ओवरलोड ऑफ डेटा जो एक दूसरे के ऊपर बिल्ड होता है, एंड कई बार हम अपने वर्ड्स को थोड़ा सा काट देते हैं, ओवरलैपिंग हो जाती है। सो एक बहुत अच्छा तरीका ये है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप अपना मुंह खोल के बात करेंगे ना तो शब्दों को आप ज्यादा एक गोलाई के साथ में बोल पाएंगे। जैसे हम ऐसे फॉर इंस्टेंस, यार मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी का ग्लास दे दे, है ना? और Yes. उसी को हम बोले कि यार मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी का ग्लास दे दे, यू नो। सो बेसिकली इट इज अ कॉन्शियस प्रैक्टिस, थोड़ा सा मुंह को ज्यादा खोल के बात करना। इनफैक्ट आप एक चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं विच इज वेरी अमेजिंग। आप एक पेंसिल या पेन को ना ऐसे करके अगर मुंह में रखेंगे और कोई एक मैगजीन का या न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल ले लीजिए और वो पेंसिल मुंह में रख के उसको आप ना पढ़िए। ऑब्वियसली वो ऑडिबल बोलने में सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उससे आपको ना एक आदत होगी थोड़ा कंट्रोल करने की, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की, अपनी टंग को कंट्रोल करने की और अपना मुंह और खोल के बात करने की। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप नोटिस करोगे कि आपकी जो आवाज है वो और गहराई से भी आएगी, जिसको कहते हैं ना पेट से आवाज आ रही है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो शैलो नहीं रहेगी, वो यहाँ से नहीं होगी, थोड़ी सी गहराई में जाएगी क्योंकि आपका ब्रीदिंग इंप्रूव होगा। तो बहुत ही एक नेचुरल एक्सरसाइज बताई है और मुझे लग रहा है कि अगर आपको अपनी आवाज में थोड़ा सुधार करना है तो ये जो पेंसिल वाली एक्सरसाइज है इसे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, वैभव शर्मा का है। मैम प्लीज टेल समथिंग अबाउट वॉइस मॉड्यूलेशन एंड हाउ टू डील विद द चेंजेस इन द वॉइस टोन्स। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वॉइस मॉड्यूलेशन। इनफैक्ट ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि अगर मेरी आवाज बहुत अच्छी है, जिसका टेक्सचर, आवाज सबकी अच्छी होती है, ऐसा होता नहीं है कि खराब आवाज या अच्छी आवाज, लेकिन जो मजा है आवाज को सुनने का वो उसके इमोशन से ही आता है। एक बहुत फाइन एग्जाम्पल इसका ये है कि जैसे अगर हम कबीर बेदी साहब को सुने, उनकी आवाज इतनी अमेजिंग है, लेकिन कभी कभी सुनने में ऐसा लगता है कि वहीं पे अगर आप सईद जाफरी की आवाज सुने, हम मूवीज में पुरानी सुने, तो उनकी आवाज में इतना भारीपन नहीं था, लेकिन जो इमोशंस उनके उस निकलते थे वो इतने अमेजिंग हैं, सो व्हाट हैपेंस इज कि ये समझना, सबसे पहले जब आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या कोई आप उसमें वॉइस ओवर देना चाहते हैं, इस पे कॉन्सेंट्रेट ना करें कि मेरी आवाज सुंदर कितनी लग रही है, आप उसको फील करके पढ़ें। तो कॉमा वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ये समझने के लिए कि मुझे कहाँ पे ठहराव देना है, कॉमा वाली एक्सरसाइज मुझे एग्जैक्टली जैसे कुछ सेंटेंस होता है ना जहाँ पे अगर आप कॉमा लगाएं तो उसका पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। और दूसरा है आप मॉड्यूलेशन की एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ। कोई भी एक बहुत बोरिंग सी लाइन ले लीजिए, जैसे कि सपोज करें एयरटेल की कोई IVR है, ठीक है, कि
नमस्कार एयरटेल में आपका स्वागत है, आप ये नया पैक खरीदें, एक के साथ एक फ्री, समथिंग लाइक दैट, वेरी रैंडम लाइन जैसी एड्स की टिपिकल होती है। और फिर अपने आप को एक चैलेंज दें कि मुझे लाइन यही रहेगी पर मेरे को इमोशंस चेंज करने हैं, तो अपने आप को 10 इमोशंस दीजिए, ठीक है? कि अभी मुझे 5 साल के बच्चे से यही लाइन बोलनी है, तो आप कैसे बोलेंगे समझाते हुए, ठीक है? आपको अभी अपनी छोटी बहन पे गुस्सा आया है क्योंकि उसने अभी अभी आपका फेवरेट पेन तोड़ दिया है, पर लाइन वही है एयरटेल वाली, ठीक है? फिर आपने कोई हॉरर मूवी देखी और आपको डर लगा, लाइन वही रहेगी। तो अपने आप को एक चैलेंज दें कि वो लाइन को अलग 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 इमोशन से कैसे पढ़ें और फिर रिकॉर्ड करके फोन पर उसको सुने। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या मेरी आवाज में कोई इमोशन या वेरिएशन था, उसमें गुस्सा, प्यार, डर सब सुनाई दे रहा था कि नहीं दे रहा था, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इम्प्रूव होगा। आपकी आवाज मेरे ख्याल से म्यूट हो गई है। ओके, सॉरी सॉरी। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मीनल का है, ये पूछ रही है कि आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए अपने वॉइस ओवर करियर में, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत बहुत मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा बिगेस्ट चैलेंज रहा है एक शाइनेस से उभरना। तो मेरे दिमाग में तो मैं बहुत धांसू कुछ पढ़ लेती हूँ लेकिन ये शुरुआत में था, माइक के सामने आते ही ना ऐसा वो लगता था कि वो निकल नहीं रहा जो मेरे दिमाग में है, लाइक कैरेक्टर। लेकिन खासकर जब आपके सामने 5 लोग आपको जज करके बैठे हो कि आपको स्टूडियो में बुलाया गया है, आपको एक रेडियो स्पॉट में एक कैरेक्टर प्ले करना है, वहां पे क्लाइंट है जो आपको पे कर रहा है वो काम करने का, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। तो शुरुआत में ऐसे होता था कि आप आए माइक के सामने और वहां पर आपको इतनी हिचक है आपके अंदर, आपको शर्म भी आ रही है, आपको लग रहा है आप जज किए जा रहे हैं। तो आई थिंक दैट वाज माय बिगेस्ट चैलेंज, टू बिलीव इन माय सेल्फ, नॉट केयर अबाउट कि मुझे कैसे जज किया जा रहा है। और तो इसको मैं स्टेज फ्राइट तो नहीं बोलूंगी क्योंकि स्टेज नहीं है, बट माइक फ्राइट आई कैन से। उस पे मुझे बहुत काम करना पड़ा, एंड शायद वो ही एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था जिसको पार करने के बाद में मैं अपना काम सुधार पाई। जी, अब हम अगला सवाल ज्योति यादव का लेते हैं। इनका सवाल है, वॉइस ओवर करने के लिए किस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो अभी तो एक दो एग्जांपल देकर जसलीन जी ने बताया ही है, और कुछ अगर आप कोई टिप्स देना चाहती हैं मैम। जी डेफिनेटली। आप प्रैक्टिस बहुत मतलब एज किसी भी आपको गाना गाना है तो आपको रियाज करना पड़ेगा, आप एक एथलीट है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिमिलरली ये प्रोफेशन भी ऐसा है, जितना आप उस पे काम करेंगे वो निखरता जाएगा। तो शुरुआत आप कर सकते हैं, आप टेलीविजन पे एड सुनिए, डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, अपने इर्द गिर्द जो अलग अलग किस्म के कैरेक्टर होते हैं उनको ऑब्जर्व करिए, और कहीं पे ना आप लिख लीजिए ये जो स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं। जैसे आपने कोई डाबर की एड देखी, लैक्मे की एड देखी, आपने कोई प्रोमो सुना, स्पोर्ट्स का सुना, हिस्ट्री चैनल पे, डिस्कवरी चैनल पे, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स, न्यूज का कोई पीस है, आप वो सुन सुन के, क्योंकि अब तो यूट्यूब पे आप पॉज कर करके पूरी स्क्रिप्ट लिख भी सकते हैं, आपको मिल भी जाएगी नेट पे। अपने फोन पे उसको रिकॉर्ड करें और देखें कि आपने ओरिजिनल पीस जब सुना था, आपको किसी को मतलब एप टेपने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कि आवाज में ऐसा क्या था कि वो एक प्रोडक्ट को बेच पाए। अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, देखिए कि क्या उसमें कन्विक्शन आ रही है। दूसरी चीज है थोड़ा सा लैंग्वेज पे काम करना, वो बेहद जरूरी है। हमारी आवाज कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर डिक्शन सही नहीं है, फॉर इंस्टेंस हम स्कूल नहीं स्कूल बोल रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी नहीं अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं, हम जिंदा नहीं जिंदा बोल रहे हैं, जो नुक्ते होते हैं। तो इन चीजों पे ध्यान से एकदम गौर करें और अपनी लैंग्वेज को सुधारें, उसकी डिक्शन को सुधारें, अपने आप को चैलेंजेस दें और सुने आपके जो फेवरेट आर्टिस्ट हैं, जिनको आरजेज हैं,
आपके कमेंटेटर्स हैं, आपके वॉइस आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, दे आर सच ब्यूटीफुल एक्टर्स। और देखिए कि उनके बोलने के तरीके में आपको क्या पसंद है। उनको कॉपी करके भी देख सकते हैं, उनकी तरह बोल के देख सकते हैं, एंड या धीरे धीरे आप उसको बहुत इम्प्रूव करते जाएंगे। जी तो बहुत अच्छे टिप्स दिए आपने। अब हम आशीष आशीष का एक सवाल है कि अगर आउटडोर में कोई वीओ करना हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे मोस्टली वीओ इस तरह के जो होते हैं कमर्शियल शूटिंग वहाँ स्टूडियो के अंदर ही होते हैं, लेकिन फिर भी सवाल अच्छा है। आप अगर जसलीन जी जी, जवाब तो प्रोफेशनल जहां तक वॉइस ओवर की बात है, वॉइस ओवर आउटडोर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है आपको एक क्लीन ऑडियो चाहिए। उसके पीछे मतलब यहाँ तक कि कमरे में एसी भी ऑन नहीं हो सकता, साउंड प्रूफिंग चाहिए होती है, अकूस्टिक ट्रीटमेंट चाहिए, नहीं तो एको होती है। आप किसी माइक पे या खाली कमरे में रिकॉर्ड करेंगे तो गूंजेगी आवाज, और तो वो खोखली साउंड करती है। और क्योंकि ज्यादातर लोग, देखिए आप हेडफोन पे सुनते हैं, टेलीविजन पे जब सुनते हैं, अपने कार के सिस्टम्स में सुनते हैं, तो एक क्लीन ऑडियो होता है, वो कभी गंदा नहीं होता है। हाँ, तो सिमिलरली जैसे आप अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके फ्रेम के आगे से ऐसे कोई निकल गया, है ना, क्योंकि वो अच्छा वीडियो नहीं माना जाएगा। तो उसी तरह से ऑडियो में भी शोर जो बैकग्राउंड का है वो अच्छा नहीं, वो अनप्रोफेशनल है। हालांकि हैविंग सेड दैट, आजकल इतने सारे पोर्टेबल इक्विपमेंट आ गए हैं जो ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आपको ये Amazon वगैरह पे भी मिल जाते हैं आजकल। एक बहुत अमेजिंग जगह है, अगर आपको कोई अर्जेंट वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है, अपने पार्किंग लॉट में कार के अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑडियो आता है। मतलब ऑब्वियसली पैपू हॉर्न वगैरह ना हो रहे हो बाहर, लेकिन आप अगर अपनी गाड़ी के अंदर रिकॉर्ड ऑल द करें बेस्ट। शीशे वगैरह ऊपर करके, और बहुत अच्छा ऑडियो रिकॉर्ड हो जाता है। जी चारवी मलिक का सवाल है, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज दैट ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट मस्ट हैव। राइट, अगर मैं पॉइंटर्स में, ऑब्वियसली voice quality is a pleasing aspect, it's not the most necessary aspect. वॉइस क्वालिटी, वर्सेटैलिटी सबसे जरूरी चीज है। आप कितना वर्सेटाइल हो सकते हैं, इट्स जस्ट लाइक एक्टिंग। हम लोग की शक्लें नहीं नजर आती, पर आवाज से आपको पूरा वही इमोशन निकालना होता है। उल्टा थोड़ा सा कभी कभी ज्यादा चैलेंजिंग भी हो जाता है, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशंस है ही नहीं साथ देने के लिए, तो आवाज से ही आपको व्यक्त करना है जो भी करना है। तो वर्सेटैलिटी, नहीं तो आप एक बॉक्स में फंस जाएंगे कि ये फलाना इंसान सिर्फ सीरियस कर सकता है, ये फलाना सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकता है। या दूसरी चीज है कि अगर वॉइस क्वालिटी उस तरह की नहीं है लेकिन एक्टिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो आप बहुत अच्छे कैरेक्टर एक्टर भी बन जाते हैं। जैसे आप फिल्म्स में देखते हैं, तो आप एक कैरेक्टर वॉइस एक्टर बन सकते हैं। और दूसरी चीज है डिक्शन, डिक्शन बहुत जरूरी है। भाषा, ऐसा शायद ही कोई दिन हो जहाँ पे मैं आपको, अभी मैं 10 साल से ये काम कर रही हूँ, शायद ही कोई दिन होता है जहाँ पे मैं एक नया शब्द नहीं सीखती, या फिर इतने साल से जिस शब्द को गलत बोलती आई हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मुझे किसी ने टोक कर एक बार बोला कि तुम गिनती क्यों बोल रही हो, गिनती थोड़ी होता है, उसमें आधा न थोड़ी है, वो तो गिनती है। तो मुझे लगा अरे मतलब मैंने इस पे ही ध्यान नहीं दिया। तो वो छोटी छोटी चीजें आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं। बिल्कुल, तो यानी अगर आपको एक सक्सेसफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है तो हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान दीजिए, अपनी भाषा शैली को मजबूत बनाइए। अगला सवाल हम लेते हैं, पल्लवी का एक सवाल है कि कॉलर ट्यून जो आपकी इतनी फेमस है और उसको वो चाहती हैं कि यहाँ पर एक बार आपको बोल के दिखाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ये कॉलर ट्यून अब मेरे लिए वैसी होगी, वो छोटा इतना है कि राजू चलो पोएम बोल के सिखाओ। तो मैं 2-4 लाइनें बोलती हूँ। नमस्कार, इस समय पूरा देश कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से जूझ रहा है। ऐसे में याद रखें, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। घर से निकलते वक्त मास्क पहनना ना भूलें। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी से धोते रहें। सुरक्षित रहें, सजग रहें।
समथिंग लाइक दैट। क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम रियल में सुन रहे हैं वास्तव में। और ये जो आवाज में जो ठहराव है, जो गति है, यही सारी चीजें आप स्टूडेंट्स को सीखनी है। और इसके बाद विकास का एक सवाल और आया है कि आरजे के तौर पर आप क्या क्या चैलेंजेस देखती हैं, अगर कोई आरजे बनना चाहता है तो वो किस तरह जी से अपनी तैयारी करें? जी। सो आरजे मतलब बहुत बहुत फन करियर है आरजेस बनना। इट इज प्रीटी मच लाइक जैसे हम टीवी पे एंकर देखते हैं, प्रेजेंटर्स देखते हैं। तो सबसे बड़ी क्वालिटी है आपको बात करना बहुत पसंद होना चाहिए, क्योंकि आरजेस का काम ही बात करना है, बहुत ज्यादा बात करना है। तो दूसरा आपके इंटरैक्टिव स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और आपको थोड़ा अपनी जो शाइनेस है उससे आगे जाना चाहिए। हाजिर जवाब होना पड़ेगा आपको। आपको करंट अफेयर्स से भी, जो आजकल के ट्रेंड्स है ना, उससे इन ट्यून होना पड़ेगा। और दूसरा है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत जरूरी हैं। आप बहुत ज्यादा ऐसे सोच सोच के नहीं बोल सकते। सो इट इज लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि अक्सर आरजेस जो हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज होता है, हाजिर जवाबी बहुत अच्छी होती है। और दूसरा है कि डेफिनेटली वो अपनी आवाज पे काम करते हैं, अपनी रिसर्च बहुत करते हैं। तो जस्ट लाइक आपके एक प्रेजेंटर होता है, तो बस वो दिख नहीं रहे हैं आपको, लेकिन प्रेजेंटर्स जो होते हैं उनका इतना इंटरेक्शन नहीं होता अपनी ऑडियंस से। आपको बहुत इंटरैक्टिव होना पड़ेगा। जी, आपको बहुत ही इंटरेक्टिव होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत आपका स्ट्रांग होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। याशिका वाधवा कुछ पूछना चाह रही हैं। जी याशिका। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम हिंदी में कोई वर्ड बोलते हैं, तो जो वर्ड होता है उसके अलावा हम कोई और वर्ड बोल देते हैं हिंदी में, उसकी प्रोनाउंसिएशन कोई और हो जाती है, तो हम उसे कैसे इम्प्रूव करें? हाँ, जैसे और की जगह और हो जाता है। हाँ हाँ। नहीं नहीं आप ठीक बोल रहे हैं। अब जैसे एक्चुअली क्या होता है कि वो सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही होता है। क्या होता है कि अक्सर हम किसी को, जब हम किसी को सुनते हैं ना कि वो बहुत अच्छा बोलता है, तो हम सिर्फ यही देखते हैं कि वो कितना अच्छा साउंड कर रहा है, ये हम ध्यान नहीं देते कि वो क्यों अच्छा साउंड कर रहा है ना? यस क्योंकि यस क्योंकि मेरे सामने वाले की शायद हो सकता है आवाज की क्वालिटी मेरी मेरी ज्यादा बेहतर हो, लेकिन एक सिंपल सी चीज है, जैसे कि मैं बोलूं कि सब्जी में नमक कम था, है ना, और मेरे सामने वाला बोले कि सब्जी में नमक कम था। अब वो सब्जी बोलते ही पूरा सेंटेंस अपने आप डाउन चला गया, क्योंकि वो सब्जी है, ज है, ज नहीं है। तो आपको जब आप सामने वाले को सुनते हैं और आपको लगता है कि यार इनके बोलने का तरीका बहुत इम्प्रेसिव है, तो ये ध्यान दें कि क्यों इम्प्रेसिव। या तो वो उनकी आवाज में इमोशन बहुत है, या फिर वो अपने जो शब्द हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आजकल ऑडियो डिक्शनरीज तो मिलती हैं, है ना? यस तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे फोन पे रहती है एक ऑडियो डिक्शनरी रहती है, क्योंकि वर्ड्स को बार बार चेक करना पड़ता है। ऐसे वर्ड्स भी जो आप रोजाना बोलते हैं, आपको कभी कभी लगता है कि यार मैं क्या इसको ठीक बोल रही हूँ, तो उसको सुन के देखिए और सुनिए फिर कि वो शब्द कैसे बोला जा रहा है। अपने नुक्तों का प्रैक्टिस करें। जैसे क्षितिज होता है, पर कितने लोग उसको क्षितिज बोल देते हैं, है ना, कि क्ष बोलने का प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मैं सच में बता रही हूँ, आप वर्णमाला ले लीजिए हिंदी की, वहां से शुरू कीजिए कि श श में क्या फर्क है, क्यों वो पेट कटा श और दूसरा शलगम वाला, उनमें क्या फर्क है। ऐसी बेसिक चीजों से जब शुरुआत करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो जबान का वो साफ होने लगता है। ओके मैम। मैम मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे आप अभी बोल रहे थे, जैसे अभी ऑडियो सुनाया था, तो वो आप कैसे कैसे जल्दी से ले आते हो? देखिए, जल्दी से इसलिए ला पाती हूँ क्योंकि इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि वो कुछ भी इसमें शॉर्टकट है ही नहीं। क्या मतलब और वो आइडिया भी मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने उसको इतनी दफा सुना है या बोला है। आप अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट बोलेंगे, मैं भी उसको एकदम से याद नहीं कर पाऊंगी, मुझे कागज पे देखना ही पड़ेगा उसको। तो यस
वो प्रैक्टिस से ही है, बार बार करने से। और आप मानेंगे नहीं, मैं अगर अपना काम 5 साल पहले का भी सुनूं तो मुझे आज नहीं पसंद आएगा वो। क्योंकि लिटरली जैसे हमारा एक नया वर्जन होता है हर साल कि जसलीन 2.0 तो लिटरली ऐसा है, वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। किसी का भी एकदम से, आप किसी एक्टर को देख लीजिए, है ना, उसकी पहली पिक्चर देखेंगे और 10वीं देखेंगे, उसमें ही फर्क होता है। प्रैक्टिस इज द की, मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे, हमें लगता है प्रैक्टिस बोरिंग है, मुझे भी प्रैक्टिस बोरिंग लगती है, लेकिन उसके अलावा कोई चारा है ही नहीं, मतलब वही है दवा हर चीज की। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ये जो फॉर्मूला है इसको बिल्कुल याद रखिए। और किसी का कोई सवाल? एनीवन? Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Ma'am, my question from you is that कि मैम कभी कभार ऐसा होता है कि आपके सीनियर्स आप पे गुस्सा हो जाते हैं और आपको एक स्वीट वॉइस निकालना होता है, तो वो जब गुस्सा हो जाती है तो आपका जो ऑटोमेटिकली दिमाग इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, वो स्वीट वॉइस ना एक गंदी सी वॉइस में, एक रूड सी टोन में चेंज हो जाता है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कहीं आपको स्वीट वॉइस निकालनी थी और कभी रूड वॉइस आ गई उस टोन में? डेफिनेटली होता है। मतलब जैसे ही हम अपनी पेशेंस लूज करते हैं तो हमारी पिच हाई हो जाती है। वो पिच हाई होती है तो गहराई वाली आवाज नहीं, फिर वो चीखने वाली आवाज होती है। लेकिन मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब आपको अपनी कोई बात रखनी होती है ना किसी के सामने, तो जब हम बहुत जोर से चीखते हैं ना गुस्से में, तो वो बात किसी को कभी समझ में आती नहीं है, क्योंकि क्या होता है, ईगो ऊपर हो जाता है, आपका भी और सुनने वाले का भी। ठीक है, खासकर अगर वो आपसे उम्र में बड़ा है तो वो पहले ईगो ही आएगी, वो पहले यही बोलेगा कि यार ये कोई तरीका है, तुम मेरे से जबान लड़ा रहे हो। तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन द बेस्ट फॉर्मूला एक्चुअली इज जितना धीरे अपनी बात को बोल पाओगे, लेकिन स्टर्नली। इसका मतलब ये नहीं है कि लल्लू बन जाओ अगर पर अपनी आवाज में थोड़ा ठहराव दे के बोलोगे और धीरे बोलोगे तो दूसरा वाला आपको ज्यादा सीरियसली लेता है। और चिल्लाने से, गाली देने से कभी अपना पॉइंट अक्रॉस आप कर ही नहीं सकते हो। तो हमेशा किसी को समझाओ कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। दूसरा वाला आपके सामने चिल्ला रहा है तो उसे बोलो 1 मिनट, मुझे भी कुछ कहना है, और उसको थोड़ा धीरे से बोलो। बिल्कुल। विकास, आपका कोई सवाल है? हेलो मैम। हेलो, गुड गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मेरा क्वेश्चन है कि आप कभी साय होते हैं स्टार्टिंग में, तो आप साय से ओवरकम कैसे उससे निकले कैसे? वो इसमें जब बोलना बहुत चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, उस साइनेस से कैसे? जी, आई मीन आप सही कह रहे हैं। मेरा बहुत बड़ा चैलेंज था ये, मतलब मुझे बहुत शर्म आती थी। और मैं आपको मतलब एक एग्जांपल देती हूँ, जो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और किसी के लिए शायद नहीं था। मैंने अपने वॉइस ओवर का शुरुआत ही किया था और मुझे एक स्टूडियो में बुलाया गया। कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि उस दिन मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ थी, क्योंकि हम कहीं जा रहे थे और किसी का फोन आ गया कि स्टूडियो में आ जाओ। मैंने 10 रिकॉर्डिंग भी नहीं की थी अभी तक प्रोफेशनली। मैं वहां पहुंची और तो उन्होंने बोला ये है स्क्रिप्ट, ये है आपका कैरेक्टर। तो मैंने बोला अच्छा। तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज था। तो मैसेज क्या था कि मुझे एक सेक्स वर्कर की तरह एक्टिंग करनी थी। ये बोलने के लिए इट वाज अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज। तो रेडियो का एक शो आता था पतली गली करके। उन्होंने बोला कि आप एक सेक्स वर्कर हो जो ये बोल रही है, मैसेज दे रही है कि कभी किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाएं। और अगर आपको ऐसा कोई अर्ज या कुछ है तो आप उधर सेक्स वर्कर के पास जाएं। और मुझे उसकी तरह बोलना था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो नहीं, ये मैं कैसे कर सकती हूँ। पहले तो शर्म आ रही है, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आवाज तो मुझे पता है। मैंने अब पिक्चरों में कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया है, मैंने कुछ लोगों को भी बोलते हुए सुना है। तो तो मुझे पता था कि वो आवाज निकालनी कैसे है। लेकिन मेरे सामने 4 आदमी भी बैठे हैं,
तो मुझे ऐसे लगा कि, और मेरी छोटी बहन बैठी है, मेरे को तो ऐसे लगा कि मतलब धरती फटे और मैं कहीं निकल जाऊं, क्योंकि ये तो मेरे से होगा ही नहीं। ये लोगों ने मुझे पैसे देकर बुलाया है ये काम करने के लिए, और व्हाट अ फ्लॉ। और फिर मुझे ऐसा लगा कि इस करियर में ये मतलब इतने चैलेंजेस आएंगे, तो ये तो मैं इसके लिए तो बनी ही नहीं हूँ। लेकिन फिर मैंने अच्छा नहीं किया वो काम, और मैं शायद 1 महीना उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई कि मैं नहीं कर पाई, क्या सोचते होंगे सब मेरे बारे में, कि मैं तो लूजर हूँ। लेकिन फिर मैंने धीरे-धीरे यही सीखा कि दूसरे आपको क्या जज करते हैं, आप खुद ही पहले अपने जज बने होते हो। आप वो कोसने वाली आवाज आपके अंदर बंद ही नहीं होती है। और कुछ टाइम बाद मुझे उस स्टूडियो से दोबारा फोन आया, तो मैं इसी बात पे हैरान थी कि इन्होंने मुझे फिर से बुला लिया। मतलब अम, तो आई थिंक मेरी सबसे बड़ी सीख यही थी कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसको मैं कहीं पे छोड़ूं, और खुद को इतना हार्शली जज ना करूं। क्योंकि मुझे जब ये समझ में आ गया कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, तो अब मुझे पता है कि मैं उसको सही कैसे कर सकती हूँ। तो अपने पे विश्वास करें। उसको मैं आपको एक लाइन बोलती हूँ जो मैंने रिसेंटली सुनी और मेरे दिल को बहुत छू गई। हम सबके पास में ना कुछ शेयर है, शेयर करने के लिए कुछ है। किसी के पास आवाज है, किसी के पास में लिखावट है, किसी के पास में कोई और कला है, किसी के पास में खाना बनाने की आर्ट है। तो देयर इज अ लाइन व्हिच सेज, डू दिस वर्ल्ड अ फेवर, डोंट हाइड योर मैजिक। ठीक है, इस दुनिया पे एहसान करें, अपने जादू को छुपाए ना। तो जरूरी नहीं कि मेरे में अंदर जो कला है आपके अंदर दूसरी कला होगी, तो उसी को बाहर निकालें। वी डोंट ऑल हैव टू बी द सेम। Great message. So you have to always explore yourself. Yes. Okay. So Selja ma'am is also going to say something. Yes, ma'am, please. Yes, ma'am. Okay, so basically, first of all, I would like to be really thankful to Justine ji to take out some time and talk to all our students here. जसलीन जी, आपने रेडियो में भी काफी काम किया है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि मतलब टीवी ग्लैमर इज द ग्लैमर और रेडियो में कुछ नहीं होता है। तो इस पे कुछ बताइए, आपके अपने कुछ रेडियो एक्सपीरियंसेस, कोई रेडियो प्रोग्राम्स जो आपने किए हों, जो आपको लगता है जिसमें आपने कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स आते हैं रेडियो पे जिसपे जनता जनार्दन के लिए कुछ उद्धार होता है, कुछ स्पेशल, कुछ ऐसी कोई चीजें बताइए। Oh, definitely. I mean, मैंने आरजिंग नहीं की है, पर मैं रेडियो चैनल्स के लिए चैनल वॉइस रही हूँ। बिग एफएम के लिए, बिग एफएम दुबई के लिए अभी भी करती हूँ। तो रेडियो इज अ फैंटास्टिक मीडियम। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो में दो तरफा इंटरेक्शन होता है। क्योंकि हम चाहे फिल्म्स देखें, हम चाहे टीवी देखें, या आजकल हम नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन रेडियो एक ऐसा जरिया है जहां पर लोग, देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन। और इसीलिए आप देखेंगे कि कितने सारे आरजेस कितने पॉपुलर हैं। मतलब और उनके पास में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है to be those personalities, be that example, and actually interact with their audience and listeners. And I think रेडियो ने खुद को भी डेवलप किया है। एंड मुझे लगता है बहुत ही ब्रिलियंट, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो सेंस ऑफ ह्यूमर है, चाहे वो सोशल मैसेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। इनफैक्ट मेरे खुद के एक्सपीरियंस में हम कमर्शियल काम तो करते ही हैं, बहुत सारे एनजीओज के लिए भी काम करते हैं। और मेरा सबसे फेवरेट काम आज तक रहा है, एक एनजीओ है गोइंग टू स्कूल। उन्होंने एक सीरीज बनाई थी, लूना की कहानियां। लूना एक छोटी सी लड़की है, और वो दुनिया पे सवाल उठाती है, हर चीज पे सवाल उठाती है। और मुझे वो कैरेक्टर बनना था, नरेटर भी और लूना की आवाज भी। मैं आपको बता नहीं सकती कि उस छोटे से कैरेक्टर ने मुझे क्या क्या सिखाया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं वो लड़की थी ऐसी जब मैं छोटी थी, मैं शायद अभी भी ऐसी नहीं हूँ। इट्स अमेजिंग, द ऑडियो वर्ल्ड। जितने टाइप के कैरेक्टर्स आपको करने को मिलते हैं, और जितना आप अपने इर्द गिर्द की ऑब्जर्वेशन को उसमें उतार सकते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग।
Okay, thank you, ma'am, for giving us so much insights about the media industry, the voiceover industry, RJs. But ma'am, my only question is that what is the thing that you like about this career, this job? What is the most best thing you like about this? You love this. That's my question. There's not just one thing about this career. So there are many things actually. I would say the work is fun. You know, शायद मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है क्योंकि मैंने ओवर कुछ जॉब्स भी करके देखे, सब कुछ करके देखा. अभी मैं सेल्फ एम्प्लॉयड एक फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ. व्हाट आई ऑब्जर्व वाज कि जब आपको वो एक काम मिल जाता है ना जो आपको जिसको करने में मजा आता है. आई नो कि ये क्लीशेड स्टेटमेंट है, लेकिन आप मानोगे नहीं कि मैं अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों को काम करते हुए देखती हूँ, तो मेहनत तो मैं भी बहुत करती हूँ. मतलब घंटों मेहनत करती हूँ और बहुत थक भी जाती हूँ, लेकिन मेरा काम कभी मुझे वो नहीं फील होता कि ओ गॉड आज काम है. यू नो, आई थिंक जब आपको वो एक वो फॉर्मूला मिल जाता है ना कि आप बहुत एंजॉय करते हैं जो करते हैं, तो वो मेहनत भी उसमें भी बहुत मजा आता है. तो सबसे बढ़िया बात तो मेरे करियर की यही है कि मुझे बातें करने के पैसे मिलते हैं. So I love this. And मुझे इतने टाइप के कैरेक्टर्स करने का मिलता है. यू नो, द मैजिक ऑफ किसी ने एक स्क्रिप्ट लिखी, किसी ने एक कैरेक्टर सोचा, वो कैरेक्टर आज तक था नहीं, वो सिर्फ कागज पे है, किसी की इमेजिनेशन, और आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसमें जान डालने की. तो कहीं पे the magic of bringing something which was a piece of fiction and make it into a reality is such a joy. That is the greatest fun of it. और जब वो सामने वाला ये कहता है ना कि हाँ मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था, वो एक लिटरली एक मैजिक मोमेंट होता है कि किसी की कल्पना को आप सच्चाई में कन्वर्ट कर पाए. और it's an honor. It's really a privilege to be able to do that. Thank you, ma'am. तो आपकी आवाज से आपकी पहचान बनती है, इससे ज्यादा और बड़ी खुशी क्या चाहिए. तो अब हम आखिर में लास्ट क्वेश्चन मैम, जसलीन जी 2 मिनट का हमें समय और दीजिए. मानसी कुछ कहना चाह रही है. मानसी कोई सवाल करना चाह रही है. प्लीज मानसी गो अहेड. मैम, रिसेंटली अभी आपकी वॉइस ओवर जब चलती है, कॉल किसी को करो, और एक बहुत ही इमोर्टल वॉइस है बॉलीवुड की, अमिताभ बच्चन सर की, तो आपको किसका वर्क ज्यादा अच्छा लगता है? बिकॉज दोनों का वर्क सेम ही है. और जो मीम प्रिपेयर होते हैं, खास तौर पे अभी लोगों के पास इंटरनेट पे इतना टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम है, तो मीम्स बहुत प्रिपेयर होते हैं. तो आपको कैसी फीलिंग्स आती है जब आपके ऊपर मीम्स किए जाते हैं? तो यार मैं यही बोलूंगी कि इनफैक्ट मुझे ये पता ही मीम्स से चला था कि मेरी आवाज सबके फोन पे है. क्योंकि उससे पहले तो मैंने अपना काम किया और मैंने सबमिट कर दिया. मुझे नहीं पता था कि वो हर नेटवर्क पे जाने वाला है. वो तो जब मुझे लोगों ने फोन करना और मीम्स भेजना शुरू किया तो मुझे लगा ओह रियली. तो अगर आपके काम के ऊपर मीम्स बनने लग जाएं तो आप समझ लो कि वो फैल गया है. एंड मुझे बुरा नहीं लगता यार. मैं आई लव ह्यूमर एंड इसमें कोई फायदा नहीं है कि आप चीजों को सीरियसली लें, बिकॉज एवरीथिंग इट्स यू हैव टू टेक इट लाइटली. एंड मुझे तो बहुत मजा आता है कई बार देखे कि लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अमेजिंग है. कि वही तो फन है. और दूसरा है, आई एम अ बिग फैन ऑफ अमिताभ बच्चन जी. सो आई मीन उनकी वॉइस तो मैजिक है. तो अपनी आवाज तो मैं सुनती ही रहती हूँ क्योंकि मैं सारा दिन बक करती हूँ. तो ऑब्वियसली मुझे बहुत मजा आता है उनकी आवाज सुन के. एंड इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि रोज दिन में 20-20 बार 20-20 बार मैसेज सुनने के बाद भी अगर लोग मास्क नहीं लगाते, हाथ नहीं धोते, शायद बच्चन जी की आवाज सुनकर ही कर ले. बिल्कुल. थैंक यू सो मच जसलीन भल्ला जी फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम. हम आपके रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू. और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो ये नए स्टूडेंट्स हैं
इनसे बात करके, इनसे संवाद करके आपको भी कुछ बहुत अच्छा लगा होगा। Oh, इनके मन definitely. So once again, thank you so much for giving us your valuable time, and we will definitely keep in touch with you. हम आपके साथ संवाद स्थापित करते रहेंगे, और हमारी कोशिश ये भी होगी कि आप जैसे ही थोड़ा सा ये माहौल सही होता है, जैसे ही आपकी आवाज से हमारा कोरोना का जो डर है ना, और ये माहौल सही हो जाता है, ये भाग जाता है वायरस, और सारी स्थितियां सामान्य हो जाती हैं, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब हम आपको बिल्कुल बुलाना चाहेंगे कि आप फेस टू फेस इंटरेक्शन हमारे स्टूडेंट्स के साथ में कीजिए और इनको और भी टिप्स दीजिए। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much.